क्लास 8 पॉलिटी अध्याय 1 भारतीय संविधान। संविधान क्या और क्यों? क्या आपने कभी अपने विद्यालय के बारे में सोचा है? आप शायद यही सोच रहे होंगे कि भला इसमें सोचने वाली क्या बात है। विद्यालय में हम पढ़ने के लिए आते हैं। इसमें एक प्रधानाध्यापक एवं कई अध्यापक अध्यापिकाएं होती हैं जो अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। ये बातें तो शायद आपको साधारण सी लगती हो, परंतु उतनी साधारण है नहीं, क्योंकि किसी भी विद्यालय को सुनिश्चित तरीके से चलाने के लिए कुछ कायदे कानून होते हैं। जैसे बच्चों के विद्यालय में नामांकन के लिए निश्चित उम्र और समय का होना, हर एक कक्षा का एक निश्चित पाठ्यक्रम होना, प्रत्येक विषय के लिए योग्य शिक्षक शिक्षिकाओं का होना तथा एक प्रधान शिक्षक का होना जिस पर पूरा विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी होती है। विद्यालय के जिन नियमों की तरफ हमने आपका ध्यान दिलाया, ये भी कुछ बुनियादी कानूनों पर आधारित होते हैं। इन बुनियादी कानूनों को ध्यान में रखकर ही अन्य नियम और कानून बनाए जाते हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना था, एक बुनियादी कानून जिसके आधार पर विद्यालयों के बारे में कई नियम बनाए गए हैं। जैसे 6 से 14 वर्ष के लड़के लड़कियों को किसी भी विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता। प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में कक्षा 8 तक की आप अपने विद्यालय में जिन नियमों का पालन करते हैं उनकी एक सूची तैयार कीजिए। आपकी शिक्षिका विद्यालय को किन नियमों का पालन करती है उनमें चर्चा और कीजिए और तैयार कीजिए। ज़रा सोच कर बताइए कि आपके विद्यालय में के प्रधानाध्यापक को विद्यालय चलाने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। सोचने वाली बात यह है कि जैसे एक विद्यालय को चलाने के लिए इतने सारे नियमों की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह देश को चलाने के लिए भी कुछ मूलभूत नियमों की आवश्यकता पड़ती है, जिसका पालन उस देश में रह रहे नागरिकों एवं सरकार दोनों को करना पड़ता है। इस नियम का समूह संविधान कहलाता है। इन नियमों का समूह संविधान कहलाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1909 पर अपने वर्ग में अलग अलग समूहों में चर्चा करें और इसकी मुख्य बातों को अपने चार्ट पेपर पर लिखकर अपनी कक्षा में सजाइए। इसके लिए पहले आपको कई स्रोत जैसे अखबार, इंटरनेट और अपने शिक्षकों से जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। पढ़ाई हेतु सरकारी स्कूलों का होना आवश्यक है। 1 से 5 तक के विद्यालयों में छात्र शिक्षक का अनुपात 30:1 होना चाहिए। भारतीय संविधान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लंबे संघर्ष एवं अन्य देशों के संविधान के अनुभवों का नतीजा है। यह भिन्न समूहों, जातियों एवं अलग अलग क्षेत्रों के ज्ञानी एवं अनुभवी लोगों के सोच का परिणाम है। भारतीय संविधान केवल यह नहीं बताता कि देश का शासन व्यवस्था क्या होगा, बल्कि यह भी दर्शाता है कि हम किस तरह से समाज का निर्माण करना चाहते हैं। उस समाज में किन आदर्शों की रक्षा की जानी चाहिए, समाज में रहने वाले लोगों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए, उन्हें क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। साथ ही सबसे अहम बात यह है कि उन अधिकारों की रक्षा कैसे की जानी चाहिए जिससे सभी का भला हो। अब कल्पना कीजिए आप नहरवाल नामक इलाके में रहते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से रहें और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग करें। यदि उनमें आपसी मतभेद हो तो उसका हल किसी निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से निकाला जा सके। उनके झगड़ों के हल करने का कोई खास तरीका हो और सभी लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार काम मिले। दिए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आप नहरवाल इलाके के लिए कौन से कानून बनाएंगे? यह तो हो गई कानून बनाने की बात। अब यह तय कैसे करेंगे कि इन कानूनों को कैसे लागू किया जाए। रामू, आज तुम्हारी औरत काम करने नहीं आई। आज उसकी तबीयत बहुत ख़राब है मालिक। तो तुम अपनी बेटी मुन्नी को क्यों नहीं भेजा? घर में बहुत बर्तन पड़े हुए हैं। वो सरला बहन के घर पढ़ने गई है। क्यों? फिर यह काम कौन करेगा? जाओ उसे तुरंत बुलाकर ले आओ। एक दिन नहीं पढ़ेगी तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुछ देर में रामू हाँफता हुआ लौटा और कहता है, मालिक, सरला बहन जी ने मुझे कहा है अगर तुम मुन्नी की पढ़ाई छुड़वाओगे तो उससे काम करवाओगे तो मैं रपट कर दूंगी। ऊपर दी गई चित्रकथा के आधार पर आगे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे।
सरला बहन ने मुन्नी को काम पर क्यों नहीं जाने दिया? अपने घर में बुजुर्गों से चर्चा कीजिए कि क्या उन्होंने कभी ऐसी घटना देखी है और हर कदम के लिए उचित मेहनताना मिले। यदि आप सभी को ऊपर दी गई परिस्थितियों के अनुसार दिए गए इलाकों में कुछ मूलभूत नियम बनाने का कार्य दिया जाए तो अगले पृष्ठ में दी गई बातों को आप कैसे तय करेंगे। जिस तरह एक छोटे से इलाके में विकास एवं खुशहाली के लिए नियमों की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह देश को चलाने के लिए नियमों की आवश्यकता पड़ती है जो संविधान के रूप में हर देश में अपनाया जाता है। संविधान के नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्यों का वर्णन किया जाता है। वह यह भी बताया जाता है कि अगर नागरिकों के किसी अधिकार का हनन हो तो उस परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। नीचे दी गई घटनाओं को ध्यान से पढ़ें। शिक्षिका की मदद से पता लगाएं कि इस घटना के शिकार लोगों को भारतीय संविधान कैसे मदद करेगा। घटनाएं: दहेज के लिए विवाहिता को जला देना, 10 वर्ष के बच्चे को चाय की दुकान में काम कराना, बिना कोई कारण बताए 24 घंटे से अधिक किसी नागरिक को पुलिस चौकी में बंद रखना, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर जाने के लिए जाति, लिंग, आधार, धर्म के पर रोकना, सरकार द्वारा किसानों की जमीन को बिना उचित मुआवजा दिए जब्त कर लेना। संविधान किसे कहते हैं? बुनियादी नियम क्या होते हैं? किसी भी स्वास्थ्य केंद्र से पता लगाइए कि सरकार द्वारा लोगों को कौन कौन से बुनियादी सुविधाएं दी जाती है। अपने विद्यालय में दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं की सूची बनाइए। संविधान केवल नियमों एवं कानूनों का संग्रह नहीं है जो समाज के राजनीतिक पहलुओं को बताता है, बल्कि यह लोगों के दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को भी कहीं न कहीं प्रभावित करता है। संविधान सरकार को जनहित में कार्य करने की दिशा देता है, जिससे सभी लोगों को, खास तौर पर समाज के पिछड़े और कमज़ोर वर्गों का विकास हो सके, जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति जातियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, वृद्धि पेंशन योजना इत्यादि। भारतीय संविधान का ऐतिहासिक संदर्भ। अध्याय के पिछले भाग में हमने पढ़ा कि संविधान क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। अध्याय के इस भाग में हम संविधान निर्माण के ऐतिहासिक संदर्भ को समझने की कोशिश करेंगे। हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वे कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिन्होंने भारत के संविधान को एक खास रूप देने का महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसी भी संविधान के स्वरूप को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि उसका निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ, वह प्रभावशाली है या नहीं। उस देश के रहने वाले लोगों के ऐतिहासिक समाज संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों को उसमें शामिल किया गया है या नहीं। उस देश को विभिन्न वर्गों व समाजों के हितों को ध्यान में रखा गया है या नहीं। सबसे अहम मुद्दा यह है कि संविधान बना कैसे और उसे बनाने की प्रक्रिया में उस देश के सभी वर्गों के लोगों शामिल हो पाए थे या नहीं। सन 1885 में राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस के गठन के बाद आने वाली कुछ वर्षों में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और देश के कई अन्य संगठन संवैधानिक सुधारों और कानून बनाने वाली संस्थाओं में भारतीयों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल करने की मांग करने लगे। कांग्रेस के नेता अंग्रेजी सरकार को भारत के बारे में बनाई जा रही नीतियों की आलोचना करते हुए आमतौर पर यह सवाल उठाते थे कि अंग्रेजी सरकार ने जो अधिकार अपने देश इंग्लैंड के नागरिकों को दिए हैं वे। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अंग्रेजों द्वारा भारतीय किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर किया गया था। ऊपर दिए गए चित्रों के आधार पर अंग्रेजी शासन की पद्धति के बारे में क्या सोच बनाती है? क्या आपको लगता है कि अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों के अधिकारों का हनन किया है? बिल्कुल किया है। अगर हमारा देश आज़ाद रहता हो तो क्या इस तरह के लोग उनकी इच्छाओं के विरुद्ध मजबूर किया जाता? यदि उस समय भारत आज़ाद होता तो उसका अपना संविधान होता तो क्या इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता था? अधिकतर भारत के नागरिकों को क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, जैसे मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय करने का अधिकार आदि। भारत के लोगों की शुरुआती मांगों में मुख्य रूप से यह बातें शामिल थी कि भारत के लिए कानून बनाने वाली संस्था जैसे नेशनल असेंबली आदि के भारतीय प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल किया जाए, असेंबली में बजट प्रश्न पर पूछने का अधिकार दिया जाए एवं भारत के न्यायाधीशों को यूरोप में तथा अन्य देशों में इंग्लैंड के नागरिकों के खिलाफ मुकदमा सुनाने के अधिकार दिया जाए। इसी बीच घटी अन्य घटनाओं ने भी संविधान की मांग को प्रभावित किया। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान खुद बनाने की स्पष्ट मांग रखी। सन 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य
भारत के संविधान को बनाने के लिए कांग्रेस ने सबसे स्पष्ट मांगे कब पेश की? स्पष्ट मांगे 1920 में पेश की थी। अंग्रेजी सरकार द्वारा लोगों स्वतंत्र संविधान सभा की मांग क्यों नहीं मानना चाहती थी? कुछ जानने योग्य बातें चलिए पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा 299 सदस्य थे। उनकी प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान सभा चुने गए प्रतिनिधियों की सभा है जो संविधान लिखने के कार्य भारतीय संविधान सभा के ने 9 जनवरी 1946 को संविधान बनाने का कार्य शुरू किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखने का कार्य पूरा हो गया था उनसे, और 26 जनवरी 1950 को 26 नवंबर को संविधान लिखने का कार्य पूरा हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान की उद्देशिका पहले ये पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म की उपासना और स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मित मार्ग शीत शुक्ला सप्तमी 2006 विक्रमी को आगे है इसका नेताओं ने भारत के संविधान की एक नई रूपरेखा तैयार की। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय संविधान की रूपरेखा संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया। इन दोनों प्रस्तावों में कुछ बुनियादी मूल्यों का समावेशन किया गया, जैसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र और समानता का अधिकार, संसदीय एवं उत्तरदायी सरकार एवं अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा। 1934 में एक स्वतंत्र संविधान सभा की मांग की गई, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई। अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसके अंतरिम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और उनकी अध्यक्षता में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निर्वाचित सदस्य बनाए गए। किसी भी देश की संविधान के आमतौर पर किस तरह के मूल्यों को शामिल किया जाता है? ये दो विभूतियाँ बिहार के निवासी थे। संविधान सभा की बुनियादी मूल्य। किसी भी देश के संविधान के उन मूल्यों को बुनियादी मूल्य कहा जाता है जो उस देश के समाज में आदर्श रह रहे हों, लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने के सहायक हो। भारत के संविधान में निर्माण में के समय ऐसे आदर्शों को संविधान के मूल्यों के रूप में पहचाना गया, जिन आदर्शों को भारत के लोगों ने सदियों से अपनाया था। जो आदर्श और विश्वास आज़ादी के आंदोलनों के दौरान भी भारत के लोगों को संघर्ष का मुख्य केंद्र रहे। इन मूल्यों में लोकतंत्र, स्वतंत्र, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्ष प्रमुख मूल्य है। इन मूल्यों का महत्व इस तथ्य से पता चलता है कि इन्हें सबसे पहले संविधान सभा द्वारा स्वीकार किए जाने वाले संविधान के उद्देश्यों में शामिल किया गया था एवं उसे संविधान की उद्देशिका में लिखा गया था। बच्चे खुश क्यों थे? शिक्षक ने सभी बच्चों के विचार क्यों लिए? कार्यक्रम की योजना यदि शिक्षक स्वयं बनाती तो क्या होता? क्या बच्चे अपनी बातों को कहने के लिए स्वतंत्र थे? कार्य योजना बनाने में क्या सभी अपनी भूमिका निभाई थी? इस अनुभव को आप लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बारे में क्या समझ आता है? शिक्षक से चर्चा कीजिए। लोकतंत्र भारत में आज़ादी के दौरान एक आम सहमति बन चुकी थी। भारतीय शासन व्यवस्था ऐसे लोकतंत्र पर आधारित होगी जिसमें सभी की समान भागीदारी हो। भागीदारी का अर्थ होता है, इसको पढ़ने के लिए हम एक अनुभव पर विचार करते हैं। स्कूल जाती हुई पटना साहिब अरवल बिहार खेत मजदूर यूनियन की एक सभा को संबोधित करती हुई महिला। स्वयं करे और बताए। पुस्तक में दी गई संविधान की उद्देशिका को ध्यान से पढ़े और दिए गए चित्रों को देखकर बताएं कि इनमें संविधान की कौन सी स्वतंत्रता झलकती है। क्या किसी भी लोकतंत्र देश में स्वतंत्रता का अधिकार असीमित हो सकता है? यदि किसी भी व्यक्ति या सरकार के कार्यों से दूसरे
के हितों को खतरा पहुंचता है तो क्या ऐसी स्वतंत्रता समाज के हितों में सीमित की जा थे। यदि सारे कार्यक्रमों को शामिल किया जाए तो पूरा दिन लग जाता है और किसी कार्यक्रम को छोड़ दिया जाए तो बच्चों के कोमल हृदय को ठेस पहुंचती है। शिक्षिका ने बच्चों को आम सहमति से 10 बच्चों की एक टोली के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने का भार सौंपा। उन्होंने सभी बच्चों की बातों को सुना और आम सहमति से कार्यक्रम का चयन किया। कार्यक्रम के चयन में सभी ने भागीदारी निभाई, इसलिए सारे बच्चे बहुत प्रसन्न थे और कार्यक्रम के आयोजन का इंतजार कर रहे थे। स्वतंत्रता लोगों की सफलता का मुख्य आधार उस देश के निवास करने वाले लोगों की स्वतंत्रता से है। जरा सोचिए, यदि लोग अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त असमानताओं को दूर करने के लिए कई तरह से प्रयास किए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 25 पैसे वार्षिक चंदा देकर सभी को सदस्यता देने और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देने की मांग करना समानता की तरफ उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदम थे। संविधान सभा द्वारा जब संविधान लिखा जा रहा था तो समानता के मूल्य को संविधान के उचित स्थान देने की कोशिश की गई। इस मूल्य को स्थापित करने के लिए संविधान में मूल्य, अधिकारों व राज्य के लिए बनाए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों का कई जगह विशेष उल्लेख किया गया है। ये कुछ क्वेश्चंस है, देख लीजिएगा। क्वेश्चंस छोड़ते आगे बढ़ते हैं। सामाजिक न्याय। भारतीय समाज में पाई जाने वाली तरह तरह की असमानताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने सामाजिक न्याय को एक प्रमुख मूल्य के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की है। सामाजिक न्याय का मतलब समाज में पिछड़े हुए वर्गों को समाज के बाकी वर्गों के बराबर खड़े करने की कोशिश से है, ताकि कई हजारों सालों से इन वर्गों के साथ जो अन्याय हुआ है उससे प्रभावित होकर को कुछ हद तक काम किया जा सके। सामाजिक न्याय को एक ठोस रूप देने के लिए संविधान सभा में कई यही तो था क्या? चलिए आगे देखते हैं। का मत मूल्य अधिकारों, एक सेकेंड, है सदन को हर धारा पर आलोचनात्मक तरीके से विचार करने के विकल्प सुधारने, संशोधन के सुझाव देने और निरस्त करने का अधिकार है। संविधान सभा की बैठक दिल्ली के संविधान सभा भवन में 8:30 पर हुई। माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा की अध्यक्षता की। इस सभा में माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने विचार प्रस्तुत किए। समिति में 2 विचारधाराएं थी। बड़ी तादाद में विख्यात वकील थे जो बहुत बारीकी से हर वाक्य, हर शब्द, यहाँ तक कि विराम और अल्प विराम की जांच कर रहे थे। ये दोनों विचारधाराएं 2 अलग अलग दृष्टिकोण के मामले को देखती थी। एक विचारधारा यह मानती थी कि अधिकतम इन प्रतिवेदन में जितने अधिक से अधिक संभव हो अधिकार शामिल करने चाहिए जो अदालत में सीधे लागू किए जा सके। इन अधिकारों को लेकर कोई भी नागरिक बिना किसी कठिनाई के सीधे अदालत जा सके और अपने अधिकार प्राप्त कर सके। दूसरी विचारधारा का मत था मूल अधिकारों को कुछ ऐसी बहुत अनिवार्य बातों तक सीमित रखा जाना चाहिए जिसे आधारभूत माना जा सके। दोनों विचारधाराओं में काफ़ी बहस हुई और अंत में एक बीच का रास्ता निकाला गया जिसे एक अच्छा मध्यम मार्ग माना गया। दोनों विचारधाराओं के लोगों ने सिर्फ एक देश के मूल अधिकारों का अध्ययन नहीं किया बल्कि दुनिया के लगभग हर देश के मूल अधिकारों का अध्ययन किया। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि हम इस प्रतिवेदन को जहां तक संभव हो सके उन अधिकारों को शामिल करना चाहिए जिन्हें उचित माना जा सके। इन बातों पर इस सदन में मतभेद में हो सकता। बस यहीं तक, थैंक यू।